HDFC लाइफ के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आते हुए देखें, शुद्ध मुनाफा जो है वो 11.5% बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ पे करीब 6 से 11 करोड़ के आसपास आया है। नेट प्रीमियम आय की बात करें तो करीब 15.1% के आसपास ये आता हुआ दिखा है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो 61 महीने, ऐसा 61 महीने का जो परसिस्टेंसी रेशियो है वो बढ़ता हुआ देखा है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज को इस तरह का देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो घटता हुआ देखा है। और जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस होता है VNB, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो उसमें भी जो है वो स्ट्रेंथ देखने को मिली है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखें तो FY27 में कंपनी का जो फोकस है वो मार्जिन से ज़्यादा ग्रोथ पर रहेगा, जो मैनेजमेंट की बात निकल कर आई है यहाँ पर। और साफ तौर पर कंपनी ने ये भी कहा है कि स्केल बढ़ने के और साथ में प्रोडक्ट मिक्स में सुधार के साथ साथ यहाँ पे मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद भी देखने को मिलेगी। मैम, आपसे मेरा सवाल HDFC लाइफ को लेकर है। नंबर ओवरऑल इन लाइन मतलब दिख रहे हैं अभी के हिसाब से, हालांकि आप बेहतर बताएंगे मैम। आपका क्या मानना है मैम? कल भी करीब 2% के आसपास तेजी रही है स्टॉक के अंदर, किस तरीके से रीड किया जाए मैम नंबर्स को? नंबर्स ठीक है, और इस मार्केट में थोड़ा सा ना इंश्योरेंस स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में थोड़ी ये बातचीत चल रही थी कि जनरल इंश्योरेंस इज काइंड ऑफ आउट परफॉर्मिंग है लाइफ इंश्योरेंस वाले सेगमेंट से। तो ये चीज जरूर इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो फिलहाल के लिए जो HDFC लाइफ के जो नंबर्स हैं, मतलब फिलहाल मार्केट जो है किसी भी सेगमेंट में किसी भी कंपनी में प्रॉफिट दिख जाए बस, अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी ऑड्स में भी अगर आप बचा पा रहे हो तो फिर आपका प्राइस जो है आपको रिवॉर्ड कर देगा। तो ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि अभी खिसकते खिसकते HDFC लाइफ अप्रैल 2026 का वही भाव था, और जब हम जुलाई में हैं 26 में तो भी यही भाव है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज है, मैं एक छोटा ब्रॉडर रेंज ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा 540 से लेकर के 570, इस रेंज में 575 एक्चुअली फॉर दैट मैटर, इस रेंज में अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर एक खरीदारी का व्यू लेकर के जाया जा सकता है। स्टॉप लॉस उससे में 515 का रखिएगा। और जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है 2 हफ्ते के व्यू पर, पहला टारगेट आपका 610 और दूसरा लगभग 635 का तो होना चाहिए। बट ये तो हो गई ट्रेड की एक्सपेक्टेशन कि ये ट्रेड बनता है कि नहीं, ट्रेड तो बन रहा है। बट ओवरऑल जो नंबर्स है ना हर्षी, नंबर उतने खराब नहीं है। मैं एज आई सेड कि मार्केट सिर्फ उस चीज को देख रहे कि कोई कंपनी नैरेटिव मार्केट में अपना अच्छा रख ले, यानी कमेंट्री अच्छी ला ले और साथ में थोड़ा प्रॉफिट दिखा दे, तो उनको उतना डेंटिंग नहीं होगा। इन केस अगर ये बहुत अगर नंबर्स अगर मार्केट को पसंद नहीं है, ध्यान से समझ लें, अगर उसकी वजह से गैप डाउन हो रहा है लाइक 6% 7%, तो उसको तुरंत बुना लिया जाना चाहिए, मतलब उसको खरीद लेना चाहिए, एक ही मौका मिल सकता है बस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैम की तरफ से क्लैरिटी मिल गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुदीस सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, एक दर्शक है हमारे जानवी शिंदे साहब जो हैं, ये कह रहे हैं कि ओरिएंट टेक्नोलॉजी जो है 299 पर लिया हुआ है। कह रहे हैं सर आप आगे की स्थिति क्या दिख रही है आपको? ये फिर डिस्क्लेमर देना होगा, ये स्टॉक हमने क्लाइंट्स को दे रखा है। अच्छा, तो अब पोजीशन हो सकती है, बट जो भी बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है चार्ट्स पर, और 200 डेमा के आसपास स्टॉक में रेजिस्टेंस लास्ट 2 सेशन से देखने को मिला है, बट स्टिल ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। लास्ट 2 सेशन से जिस तरह के वॉल्यूम के साथ लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है, इस स्टॉक में भी तेजी बन सकती है। 335 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो बिल्कुल जो पोजीशन है बने रही है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 10-12 सेशन का के हिसाब से आप होल्ड करके चलिए। 335 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ कोई नया खरीदना चाहता है वो भी खरीद के चल सकता है 265 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अब हम लोग HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिजल्ट्स आते हुए देखें, अपने दर्शकों को समझा देते हैं कैसे रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट में जो है करीब करीब यहाँ पर 38% का जंप जो है वो साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे NII की बात करेंगे तो NII में भी अगर आप देखेंगे तो 20% का जंप देखने को मिलेगा। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करें तो 8.5% बढ़ता हुआ दिखा है। और कंपनी की अगर आप लोन बुक की बात करेंगे सालाना आधार पर, तो उसमें करीब करीब 11% के आसपास, 11.5% के आसपास का जंप दिखता है। यहाँ पर कैपिटल एडुकेसी रेशियो की बात करें तो वहाँ पर बेहतर स्थिति है। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि ये साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि जो पूंजी है कंपनी की यहाँ पर वो मजबूत स्थिति साफ तौर पर दिखाती है यहाँ पर। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल जो लोन वाला बिजनेस सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छी जंप आई है, 50% की जंप आई है। ऑटो लोन भी 21% बढ़ता हुआ दिखा है, और कंज्यूमर फाइनेंस का जो है उसमें योगदान जो रहा है वो 25% के आसपास रहा है। ओवरऑल नंबर जो है वो अभी तक के हिसाब से तो ठीक लगते हैं। वरुण जी, आपका क्या मानना है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर? यहाँ पे हालांकि आगे के हिसाब से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ब्रोकरेजेस का ये भी मानना है कि
जो अल नीनो का इफेक्ट है वो सीमित रहने की संभावना है, लेकिन हाँ थोड़ा असर ज़रूर हो सकता है यहाँ पर। जी, देखिए अर्निंग्स तो आप देखेंगे तो काफी बेटर लग रहे हैं और एज एक्सपेक्टेड लग रहे हैं, और आप साथ में देखेंगे तो टीयर 4 एंड अबव के जो मार्जिन जो उनके बिजनेस है वो करीबन 71% कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कि रूरल डिमांड पर उनका जो बिजनेस है वो काफी फोकस रहता है। तो यहाँ पर नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स अच्छे हैं, और टेक्निकली भी आप देखना चाहेंगे तो टेक्निकली भी देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है करीबन जुलाई 25 से है, और यहाँ पर जब लिस्टिंग के बाद आप देखेंगे तो स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। करीबन 530-500 के जोन के आसपास यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर एक बेस बना है, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो जो क्रॉसओवर है जो मूविंग एवरेजेस का, वहां पर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर रही है, और एक अच्छा बेस एस्टैब्लिश हुआ है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन है 720 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू के लिए। अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू है करीबन 680-85 का एक अच्छा जोन है, वहां से एक ब्रेकआउट मिला था, वहां पर अगर स्टॉक किसी वजह से मिलता है तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 630। और यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट देखने को मिलता है करीबन 800 से लेके 850 के टारगेट बन सकते हैं। काफी अच्छा यहाँ पर सेक्टर है, और साथ ही में आप देखिए जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है स्पेशली एनबीएफसी स्टॉक्स पर काफी एक बुलिश व्यू है हमारा, और यहाँ पर भी एक जो अर्निंग्स आए वो हिसाब से यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के नतीजे भी जो आए वो काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल के ऊपर एक बार ज़रूर चर्चा कर लेते हैं। इनके भी Q1 के नतीजे आते हुए दिखे हैं, और अगर आप यहाँ पर देखें नतीजों के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो प्रदर्शन जो है काफ़ी बेहतर रहा है। एक साल पहले तक करीब 270 करोड़ के नेट घाटे में थी कंपनी, फिर उसके बाद यहाँ पर अब जो है 945 करोड़ के मुनाफे पे आई है। बैक इन ब्लैक वही सिचुएशन है यहाँ पे। नेट मुनाफा जो है वो दर्ज होता हुआ दिखा है, शानदार तरीके से घाटे से प्रॉफिट में आ गए। यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें सालाना आधार पर तो वो भी दोगुने से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ पर आप देखिए कि वो करीब 38,000 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर करीब 41,000 करोड़ के आसपास आया है। एबिटा की बात करें यहाँ पर तो करीब यहाँ पर 179 करोड़ से बढ़कर करीब 1,317 करोड़ के आसपास जो है नंबर आया, और मार्जिन में भी काफ़ी बेहतर है, 1% से बढ़कर करीब 3.5% के आसपास नंबर आता हुआ दिखा है। अंबाला मैम कैसे देख रहे हैं इन रिजल्ट्स को आप? कंपनी वापस घाटे से मुनाफे में आ गई है। ये एक अपटिक है इसके लिए और इसके सेंटिमेंट्स को, और ये शायद प्राइस को मार्केट को बहुत अच्छे से मालूम भी था, इसीलिए स्टॉक देखिए बहुत सारी चेंजेस होने के बाद भी चल रहा था, और फिलहाल के लिए अभी चलने के बाद काफी गिरा। अब मेरे ख्याल से आपको जो 157 के लगभग का ये जो भाव है थोड़ा सा रेंज बढ़ा लीजिए, क्योंकि जब जब इवेंट आते हैं या कोई भी जब इस तरह के कॉर्पोरेट एक्शंस या कुछ इस तरह की न्यूज आती है, नंबर्स आते हैं, तो उस समय वाइड रेंज में आपको एक्शन होते हुए दिखता है प्राइस का मूवमेंट। तो एमआरपीएल इन माय ओपिनियन 150 से 160 की रेंज में, आज थर्सडे है, फ्राइडे तक भी अगर आपको मिलता है तो आप खरीदारी का व्यू लेकर के जा सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा फिलहाल के लिए छोटा, और वो छोटा ही है क्योंकि इसमें टारगेट काफी थोड़े बड़े दिख सकते हैं। तो 135 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर 185 रुपए से लेकर के लगभग 210 रुपए के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए, और नजरिया 2 क्वार्टर्स का रखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ बदला है। और ये वाले जो नंबर्स आए हैं क्रूड की जो मार थी, सप्लाई की जो मार थी, उन सबको ओवरकम करते हुए ये नंबर्स है। तो समझने के लिए हम इतना ही समझाने के लिए हम इतना ही बोल सकते हैं कि अभी आप इसमें बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और 6 महीने चुपचाप से बाय करके रख लीजिए। ठीक है। अच्छा मुझे सर टेक महिंद्रा को मैं चाह रहा हूँ कि एक बार एक चार्ट पे देखिए सर, क्या फ्रेश ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है? यहाँ पर 200 DMA के जो है क्रॉस किया, और आज जो है शायद मेरे ख्याल से रिजल्ट्स भी हैं इसके। क्या स्थिति दिख रही है सर आपको? चार्ट क्या कह रहे हैं इसके लिए टेक महिंद्रा को लेकर? चार्ट पॉजिटिव है, और ये स्टॉक हमारे रडार पर भी है, और बहुत अच्छे रिवर्सल्स 1350-1360 से स्टॉक ने दिखाए हैं। 200 डेमा को सस्टेन कर लिया, डेली सुपर ट्रेंड निकाल दिया है। तो चार्ट्स तो यही डिस्काउंट कर रहे हैं कि मार्केट में नंबर्स बहुत अच्छे आने चाहिए, और एक बढ़िया अपसाइड मूव आ सकता है। 1580 और 1600 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। और स्टिल हम एक ही चीज बोलेंगे, जो लोग भी आईटी में पैसा डाल रहे हैं, आईटी की कंपनीज में पैसा डाल रहे हैं, आप एक दिन 2 दिन या किसी इवेंट को आप डिस्काउंट मत कीजिए, कैच मत कीजिए। हमारा ऐसा मानना है 2 से 3 महीने के नजरिए से जो पैसा डाल सकते हैं और 2 बार में पैसा डाल सकते हैं। लेट्स से टेक महिंद्रा को यहाँ खरीदना चाहता है, यहाँ खरीदिए, और ये सोच के खरीदिएगा कि अगर ये 4% नीचे भी मिलेगा तब मैं और बाकी का पैसा तब डालूंगा। आप 2 चांस में आप पैसा डाल सकते हैं और 3 महीने की नजरिए से खरीदेंगे। 12 से 15% तक का अपसाइड मूव हम सारी आईटी कंपनीज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो विप्रो हो, टेक महिंद्रा, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस बहुत पसंदीदा काउंटर है। आप 2 चांस में पैसा डालेंगे, 3 महीने के नजरिए से डालेंगे
15% तक के रिटर्न, ये सारे दिग्गज दिखा सकते हैं। अच्छा, और सर देख रहे थे क्योंकि 20D में तो नुवोको विस्तास ने भी क्रॉस किया था सर, तो मैं यही समझना चाह रहा था आपसे, क्योंकि रिजल्ट के दम पे तो हमने देखा कि बहुत शानदार रिस्पांस रहा। अब चार्ट के पैटर्न की अभी भी इसमें और तेज़ी की संभावना दिखा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए नुवोको विस्टा पर भी हमने बात करी थी और नया खरीदारी की सलाह भी दी थी, और उसके बाद कल बहुत अच्छी रैली बनी है। अभी भी चार्ट्स तो प्रॉमिसिंग है और कहीं भी ओपनिंग पे 370 368 के आसपास मिलता है, हम फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और स्टॉक में खरीदारी का ही व्यू रहेगा। 400 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, स्टॉप लॉस 355 का होगा। एक डिप का वेट कीजिए 368 के आसपास, अगर नोवोको विस्टा मिलता है बाय करने की सलाह है 355 के एसएल से, और 400 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और वॉल्यूम देखिए लास्ट 2 सेशन में वॉल्यूम पूरी तरह से 4 टाइम्स होते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो सकती है, बाय करने की सलाह है। देखिए ये होता है अच्छे नतीजों का कमाल, कंपनी जो है किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स जो है वो बदलते दिखते हैं। बहुत ही शानदार नंबर्स रहे हैं इस बार के, और कोई बहुत बड़ा मेजर कोई अगर आप देखें यहाँ पर तो कोई नहीं रहा। हालांकि टाटा एलेक्सी को देख लें या फिर आप दूसरे स्टॉक्स को यहाँ पर देखें तो हल्का फुल्का ज़रूर डेंट आया, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर जो है क्रैश आता हुआ नहीं दिखा यहाँ पे। अब एक सवाल मैं लेना चाहूँगा वरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पर। एक दर्शक है हमारे, ये हैं बोलीचा जी, कह रहे हैं कि जैन रिसोर्सेज क्या इस प्राइस पर ख़रीदा जा सकता है? मौजूदा भाव को लेकर क्या सलाह रहेगी यहाँ पर आपकी? माफ कीजिए हर्ष जी, ये कंपनी हम ट्रैक नहीं कर रहे तो मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर मुदीर सर आप बता दीजिए यहाँ पर। देखिए चार्ट्स के हिसाब से देखेंगे, कल स्टॉक ने अपने डेली सुपर ट्रेंड को टच करके बाइंग दिखाई है और फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है। कल कुछ कंपनी में कुछ एक्सीडेंट भी का भी कुछ न्यूज निकल कर आया था, खैर वो मुझे क्लियर नहीं है एग्जैक्ट, बट ओवरऑल अभी चार्ट्स पर आपको एक ही चीज बोलेंगे, नया बाय तो नहीं करना है, पर 320 के एसएल से जो पोजीशन है बने रही है, बाउंस बैक आ सकता है, 370 380 तक का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अभी नया बाय करने की सलाह इसीलिए नहीं है क्योंकि चार्ट पर अभी रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं है, तो जो भी पोजीशन है 320 के एसएल डेली सुपर ट्रेंड वहीं पर आ रहा है, 320 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, अब हम लोग अम्बाला मैम के पास आते हैं। अम्बाला मैम, क्योंकि एंजल वन के भी रिजल्ट्स आए हैं तो मैं आपसे इसके जरिए डिकोड्स करना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिहाज से। मैम मुनाफा जो है वो 27% घट गया है यहाँ पर। अगर हम लोग पिछले तिमाही के हिसाब से देखें यहाँ पर ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आता है उसमें 1.1% उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, 2% के आसपास। यहाँ पे एबिटा की बात करें कामकाजी मुनाफे की तो उसमें 19% की कमी आती हुई दिखी है। यहाँ तक कि एबिटा मार्जिन भी 33% के आसपास रहा है यहाँ पर, जो कि जबकि पिछले साल जो है 41% आता है। 710 बेसिस पॉइंट जो है वो भी कम होता हुआ दिखा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो समझने वाली जो अपने दर्शकों के लिहाज से, जो औसत क्लाइंट फंडिंग बुक है यहाँ पर वो 45% बढ़ती हुई दिखी है। यूनिक सिप रजिस्ट्रेशन 10% घट गई है, तो ये एक नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी अगर आप देखें वेल्थ मैनेजमेंट AUM की बात करें यहाँ पर तो वो बड़ा है, और एसेट मैनेजमेंट AUM जो है उसमें भी 81% की जंप देखने को मिल रही है। मैम कैसे डिकोड किया जाए नंबर को, एंजल वन को? जी, और नंबर उतने अच्छे नहीं है जितने की ग्रो के, तो एक जो होता है ना एक एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि इसने कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट से जिसने ग्रो ने ज्यादा बेटर परफॉर्म कर दिया इन नंबर ऑफ क्लाइंट। तो मैं अगर सिर्फ नंबर के बेसिस पर आपको बोलूं तो फिलहाल के लिए आपकी पोजीशन इसमें रहनी तो चाहिए, क्योंकि ओवरऑल बहुत ज्यादा लिस्टेड कंपनीज नहीं है जिसमें आपको ये मूवमेंट या फिर ये पूरा मार्केट जो है उसको पूरा पाई का जो साइज है वो बहुत बड़ा नहीं है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो नंबर्स के हिसाब से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इनका जो नाम है वो पुराना नाम है और कहीं ना कहीं अपने क्लाइंटेल को खोना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि एक क्लाइंट आना और आपके साथ वो काम करते रहना एज एन ब्रोकर, एज एन चाहे वो ट्रेडिंग कर रहा हो या इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, तो ये बहुत मैटर करती है चीजें। बट अगर हम थोड़ा सा और इसको रेफरेंस के तौर पर समझ ले तो पिछले 6 महीने में 9 महीने में एक्चुअली बहुत सारे FNO को लेकर के, जो MTF को लेकर के बहुत बदलाव हुए थे, उसके बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो ये रिलैक्स है। बट एनीवेज मैं अगर दोनों स्टॉक्स में से आज मैं कंपैरिजन वाली मोड पर हूँ, ग्रो वर्सेस एंजल वन, तो आज की डेट में तो आई विल गो विद ग्रो,
तो क्योंकि अगर दोनों के नंबर्स की बात करें या फिर एग्रेसिव अप्रोच इन मार्केट, बिजनेस को बढ़ाने की अप्रोच को लेकर के बात करें, तो वो ज्यादा बेटर आपकी ग्रो में दिख रही है रेवेन्यू वाइज। तो अगर आपके पास में एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, एंजल वन में आप इन्वेस्टेड हो कम से कम 3 और क्वार्टर्स के लिए, डोंट बी वरीड। आप एक स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा 305 का और पोजीशन होल्ड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि स्टॉक एकदम से धड़ाधड़ टूट जाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि नंबर्स के चलते 325 330 तक आ जाए, बट वो एब्जॉर्ब होने वाला लेवल ही लगता है। तो अपनी पोजीशन को आप होल्ड करिए 370 से लेकर के 400 तक कम से कम। बाकी अगर 9 महीने 10 महीने का व्यू लेकर के चल रहे हो आप, 6 से 9 महीने कम से कम 3 क्वार्टर्स, तो इससे ज्यादा बड़ी अपसाइड इसमें आपको दिख सकती है। कीप इन माइंड स्टॉक चला है 220 के भाव से लगभग, जब आज बात कर रहे हैं एक ही क्वार्टर हुआ है अप्रैल से अभी तक, और स्टॉक ने लगभग 60% की अपसाइड अभी तक कर दी है। तो इतना भी बुरा काउंटर नहीं है जिसमें आप बहुत ज्यादा डर जाए। थोड़ा बहुत डिस्काउंट आ सकता है 3-4% का आज और कल में, उसको बनाने की ही कोशिश करिए, उसको बाय करने की कोशिश करिए। और इसके साथ मैंने ग्रो का नाम जानबूझ कर लिया हर्षी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी क्लैरिटी दिख रही है। क्योंकि बिजनेस तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कौन अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ कर आगे निकलने की कोशिश में है, ये बहुत एक मैटर करती है ये बात। तो नया नया होकर के भी अगर ग्रो इस तरह की डिफीटिंग कंडीशन में टफ कंपटीशन दे रहा है बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये अच्छी बात है इसके लिए। तो अगर आप ग्रो में अभी भी हैं, स्टे इन्वेस्टेड। अगले जो टारगेट है 240 270 के वो दिए हुए हैं, आने की बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगले 2-3 महीने में दिख जाए। कितने 270 तक के टारगेट्स में आप दे रही हैं? जी, अगले 2-3 महीने के दायरे पर चांसेस बहुत ज्यादा लगते हैं। अरे वाह मैम, 270 के टारगेट्स ग्रो को लेके अभी पीछे हमने देखा 200 का एक लेवल हर्डल बना हुआ था, लेकिन उसके बाद पार किया। अब 270 के टारगेट्स और मार्केट शेयर भी जिस तरीके से ग्रैब करा, अभी हम लोग बता ही रहे थे दर्शकों को कि ज़बरदस्त तरीके से, चाहे एंजल वन हो या फिर यहाँ पर जीरोधा हो, उनसे किस तरीके से मार्केट शेयर जो है छीनता हुआ वो साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पे। मैम आपसे एक और सवाल लूँगा, लेकिन मुदित सर और वरुण सर मैं आपके पास आऊँगा। कौन से स्टॉक्स है जो आपके रडार पे, क्योंकि कैश मार्केट को लेकर भी दर्शकों की जिज्ञासा रहती है कि कुछ पिक्स जो है वो निकल के आए यहाँ पर। तो मैम मैम एक जगदीश जी का सवाल लेना चाहूँगा। कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, GHCL जो इन्होंने बाय कर रखा है 458 के भाव पे कर रखा है, कह रहे हैं प्लीज सजेस्ट कीजिए क्या स्टॉप लॉस रहेगा। 436 के भाव पे स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, मतलब जो है कल देखा हमने जी। और इन्होंने बाइंग कितने की ले रखी है? मैम इन्होंने 458 की ले रखी है। अच्छा ठीक है, तो फिलहाल तो आप होल्ड करके चलने की बहुत जगह है इसमें कि अभी आप होल्ड करके जा सकते हैं। कई सारी चीजें जो कि आपको सपोर्ट कर जाएगी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही आता है कि सेक्टर से महंगा नहीं है स्टॉक, तो गिर भी चुका है, सेक्टर से महंगा भी नहीं है, तो 2-3 टिक्स जो होते हैं उनमें से 2 तो मैच हो गए इसके लिए कि यहाँ पर आपको ज्यादा बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है होने के लिए। तो विद फॉर योर बाइंग, आपकी जो बाइंग है, तो आप इसमें कम से कम छोटा स्टॉप लॉस है, रिस्की है ये वाला स्टॉप लॉस। अगर मैं आपको 405 पे बोलूं हिट होने की प्रोबेबिलिटी है, मेरी सलाह में थोड़ा सा स्टॉप लॉस स्ट्रेच कर लो जो सेफ बन जाता है 395। कम से कम अगर आप 395 मैनेज करें तो यहाँ से आपके जो टारगेट्स है लगभग आपका 490 अप टू 530 के दिख सकते हैं, और इसमें समय रहते निकल जाइएगा, जैसे आपके टारगेट्स आ जाए टेक एग्जिट। ठीक है मैम। मैम एक दर्शक का और सवाल लेऊंगा मैं। ये जो इनका सवाल है यहाँ पे भारत कोकिंग कोल को लेकर है, यहाँ पर ये भारत कोकिंग कोल को लेकर जानना चाह रहे हैं कि मैम आगे की स्थिति क्या दिख रही है। भारत कोकिंग कोल 36, अभी तो आप लोगों को स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से बहुत नजदीक रख लेना चाहिए 35 के पास में ही। और इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बाइंग, आप चाहे इसको 32 पे बाय किया है या 40 पे, दैट हार्डली मैटर्स। एक स्टॉप लॉस जो है वो आपको लगाना चाहिए फिलहाल यहाँ पर 35 का, बिकॉज अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हर चीज वापस से फिर 30-32 वाली जर्नी की तरफ जाएगा, फिर वहां पर देखेंगे कि प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। बट एज ऑफ नाउ विद योर बाइंग 35 क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस शुड बी देयर। फ्रेश बाय का व्यू अभी मैं यहाँ पर फिलहाल नहीं ले रही हूँ क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर वैसी विटनेस नहीं दे रहा है, वैसी इनसाइट्स नहीं दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुदित सर, कैश मार्केट से जुड़े कुछ स्टॉक्स हैं आपके रडार पे शॉर्ट टर्म के लिए, आज हमारे दर्शकों को अगर कुछ पिक करना चाहें यहाँ पे तो? बिल्कुल, देखिए 2 स्टॉक्स पर मैं बात करूंगा जी। सबसे पहले विक्रम सोलर, खरीदारी करने की सलाह है, और रिसेंटली स्टॉक ने बहुत अच्छा करेक्शन दिखाया है, और उसके बाद लोअर लेवल्स है करीब 178 के आसपास बॉटम हुआ है, और वहां से अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिल रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का मौका है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस सस्टेन कर पा रहा है, बाय करके चलिए। 225 के टारगेट नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 180 का,
ये करीब 1 महीने का कॉल है, आप 1 महीने की नजरिए से बाय कीजिए। 225 230 तक के अपसाइड मूव विक्रम सोलर में नजर आते हैं। इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज इन लेवल्स पे पसंद आ रहा है, जिस तरह की खबरें बनी हुई हैं न्यूज बेस्ड पॉजिटिव भी नजर आ रहा है, तो ओवरऑल चार्ट्स पर भी स्टॉक ने सपोर्ट लेकर बढ़िया बाइंग दिखाई है। यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 390 रुपए तक के अपसाइड मूव प्राज इंडस्ट्रीज में नजर आते हैं। ये दोनों ही स्टॉक हम 1 महीने की नजरिए से बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं और 390 के टारगेट्स के दिए। प्राज इंडस्ट्रीज लॉन्ग करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 334 का। सर एक बार और मैं आपसे चाहूँगा, एक बार रिपीट करिए। एक तो विक्रम सोलार है सर और प्राज इंडस्ट्रीज है। विक्रम सोलार के लिए 225 का जो है सर, यहाँ पर क्या टारगेट्स और क्या स्टॉप लॉस आप बता रहे थे सर? 225 के टारगेट, 225 230 के टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 180 का जी। दूसरा स्टॉक प्राज इंडस्ट्रीज 390 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 334 का। ठीक है, तो ये दो स्टॉक निकल के आए हैं सर के रडार पर जो थे, विक्रम सोलार और प्राज इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो शेयर कर दिए गए। वरुण सर, आप कैश मार्केट में कुछ है सर आपको लग रहा हो जो बेहतर हो सकता है हमारे दर्शकों के लिहाज से? जी बिल्कुल। देखिए हर्ष जी, यहाँ पर आप देखेंगे तो केमिकल स्टॉक्स के अंदर एक बॉटम फिशिंग हो रही है और वहां पर काफी जो स्टॉक्स है एक अच्छी पॉजिटिव हमें मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया है। गुजरात फ्लोरोकेम की बात करेंगे, जो फ्लोरोकेम के नाम से यहाँ पर है, वहां पर आप देखें कल के सत्र में काफी बढ़िया ब्रेकआउट मिला था। करीबन स्टॉक में आप देखिए एक रेंज में था और एक बड़ी करेक्शन में था, बड़े टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम पर, और करीबन अक्टूबर 24 के अंदर यहाँ पर 4800 के अराउंड जो हाइज लगे थे, उसके बाद काफी बड़ी करेक्शन आई थी। अब यहाँ पर डेली चार्ट्स पर जो काफी अच्छा यहाँ पर पैटर्न एस्टेब्लिश हुआ है और कल के सत्र में एक रेंज ब्रेकआउट दिया है अपना जो डेली का 24 EM है वहां से। अब आपको 3850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और आने वाले सत्र में यहाँ पर 4450 और यहाँ पर 4800 के दो टारगेट बन सकते हैं। आपका जो व्यू होगा वो 3 to 6 मंथ्स का होगा और यहाँ पर बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाए या बने रह सकते हैं। ठीक। दूसरा स्टॉक है केएनआर हीट एक्सचेंजर। केएनआर की अगर बात करेंगे तो वहां पर हमने देखा था करीबन अप्रैल के महीने में काफी बढ़िया हमें रैली देखने को मिली थी। उसके बाद लगातार 2 महीने यहाँ पर काफी टाइट कंसोलिडेशन हुआ है मंथली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर कल के सत्र में भी यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट मिला है डेली के 24 EM से, और यहाँ पर 1310 का एक छोटा सा हल्का रेजिस्टेंस है जो हमें 15 जून की कैंडल को देखने को मिला था। उसके ऊपर यहाँ पर स्टॉक निकलने में कोशिश करता है तो करीबन 1400 के टारगेट बन सकते हैं। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है आपको मेंटेन करना है 1245 का। 1245 का जी। और टारगेट्स क्या थे सर? 1400 के। तो चलिए यहाँ पे दो स्टॉक निकल के आए हैं। यहाँ पे गुजरात फ्लोरोकेमिकल पहला स्टॉक है, यहाँ पे टारगेट 4800 तक के लिए दिए जा रहे हैं यहाँ पर, और केएनआर हीट एक्सचेंजर जो है उसके टारगेट 1400 तक के दिए जा रहे हैं। लेकिन तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि आप स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए यहाँ पर, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा।